हाय, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आई एम डॉक्टर विशाल एंड मान लीजिए कि आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये वीडियो द्वारा मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, सुपरफिशियली मोटे मोटे तरीके से, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि पढ़ाई ख़त्म होते ही आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिनमें से कि आपको चूज़ करना होगा। जनरली ये सब बातें कॉलेज में डिस्कस नहीं करी जाती हैं, एटलीस्ट मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता तो मुझे अपने मेडिकल करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने में थोड़ी आसानी हो जाती। फर्स्ट ऑप्शन होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। सेकेंड ऑप्शन होगा कि मैं किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके जॉब कर लूँ। तीसरा होगा कि मैं अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दूं। एंड चौथा होगा कि वो ये सबसे ऑलरेडी ऊब चुका है, उसको अब डॉक्टर बनने की कोई इच्छा नहीं रह गई, वो चाहता है कि मैं कोई और किस्म का नॉन मेडिकल जॉब में करियर स्विच कर दूं। ओके, तो पहले गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब यानी कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं या आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। तो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट मेडिकल जॉब करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले उसका फ़ायदा ये है कि ये ऑलमोस्ट एक तरीके का परमानेंट जॉब होता है। एक बार आपने जैसे तैसे अपना नंबर लगा लिया तो उसकी खासियत ये होती है कि आप बहुत आसानी से निकाले नहीं जाओगे। तो एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी आ जाती है। दूसरा, स्टेबल इनकम आ जाती है। तीसरा ये होता है कि अगर आप स्पेशली मेडिकल कॉलेज में हो तो आप स्टूडेंट के साथ टच में रहते हो, आप सिखाते हो, तो आप भी मेडिकल नॉलेज से अप टू डेट रहते हो। चौथा ये है कि वैरायटी ऑफ केसेस काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए आपको भी आपकी जो क्लिनिकल नॉलेज है वो भी काफ़ी एक्सपैंड होती रहती है। आपका जो करियर प्रोग्रेस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो आपकी कॉम्पिटेंस पे उतना डिपेंड नहीं करता है। समय के साथ आपकी प्रोग्रेस होती है, एकेडमिक पब्लिकेशंस के साथ आपकी प्रोग्रेस होती है। तो जो बिगिनर डॉक्टर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपोजर जो है वो काफ़ी मदद कर सकता है चीज़ें सीखने में। ओवरऑल वहाँ पे स्ट्रेस कम होता है बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड करियर आपका नहीं चल रहा है। आपने अपनी पोजीशन होल्ड करनी है और जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ठीक से निभाना है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो कोई दूसरे डॉक्टर को ढूंढ रहा है जो कि आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक बार आपने वो वैकेंसी की पोस्ट फुलफिल कर ली है, आपसे जितना एक्सपेक्टेड है आप उतना कर रहे हैं, तो आपका जॉब एकदम अच्छे से चलता रहेगा। बट कुछ नुकसान वाली चीज़ें भी है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर सही तरीके से घुसना है तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। कोई ना कोई किस्म का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आपको परमानेंट जॉब सिक्योरिटी दिलवाता है। अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे एंड हर 11 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जहाँ पे एग्ज़ाम्स का नाम आ जाता है वहीं पे रिजर्वेशंस का भी नाम आ जाता है। एंड रिजर्वेशन का हो सकता है आपको फ़ायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, बट रिजर्वेशन एक फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट जॉब मिलने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। हो सकता है कि जॉब करते समय आपको कोई क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा के नॉन क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए एंड आप उसको मना ना कर पाएँ। तो हो सकता है कि आप एक तरीके के एडमिन जॉब में उलझ जाएं जहाँ पे कि आपका काम रह जाएगा पेपर वर्क करना और बाकी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना एंड काफ़ी सारे एडमिन, मतलब पेशेंट्स रिलेटेड नहीं बट ऑफिस रिलेटेड चीज़ें करना। हो सकता है कि आपका करियर वो साइड का टर्न ले ले। हायरार्की का काफ़ी रोल होता है गवर्नमेंट जॉब में। आपके ऊपर की जो पोस्ट है उन्होंने जो आपको बोला है वो आपको सुनना होता है एंड ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी मायने रखती है। आपका पर्सनल ओपिनियन जो है वो उतना वैलिड नहीं रह जाता है। आपको वैरायटी ऑफ वर्क काफ़ी मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि चार्जेस ना के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क है हो सकता है उससे आप सेटिस्फाइड ना हो। बिकॉज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स है, दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो। तो वैरायटी काफ़ी है लेकिन क्वालिटी हो सकता है उतनी आपको ना मिले। सैलरी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, स्टेबल होती है नो डाउट, जॉब सिक्योरिटी होती है नो डाउट, बट अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो आपको डिसअपॉइंट करे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो हो सकता है आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पे दे रहे हो। एक चीज़ जो कि बहुत देर में समझ में आती है जनरली डॉक्टर्स को, वो ये है कि जो पेशेंट है वो आपके लिए अगर आए, वो आपको पर्सनली जानता हो, आपकी कॉम्पिटेंस समझता हो,
तो वो सबसे अच्छा होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जहाँ तक बात करी जाए, आपकी जो पर्सनल कॉम्पिटेंस है वो पेशेंट तक उतने अच्छे से नहीं पहुँच पाती, बिकॉज पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए, ना कि बेस्ट डॉक्टर ढूंढने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस किस्म के व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि मैं पेशेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हूँ, मैं उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दूँ और अपने अच्छे क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए मैं नोन रहूँ पर्सनल अपने नाम से, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको डिसअपॉइंट करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स की। कॉर्पोरेट जॉब्स यानी कि बड़े कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनके कि आपने नाम सुने हैं, जहाँ पे कि लोगों की ड्रीम होती है कि वो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, सैलरी भी अच्छी होगी वगैरह वगैरह। तो उसको हम अगर प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करें तो पहले अच्छी अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, प्रोज की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये जॉब है, यहाँ पर भी आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, आपने पेशेंट्स जुटाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, एक अलग सा डिपार्टमेंट है वो चीज़ कर रहा है। सैलरी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में जनरली ज़्यादा होती है, तो उसी के साथ वहाँ पे कोई रिजर्वेशन का चक्कर भी नहीं है। अगर आपकी कॉम्पिटेंस अच्छी है, आपका सीवी तगड़ा है, आपने मेहनत करी है, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे कॉलेज से हो आपने अच्छी फेलोशिप्स करी हैं, पब्लिकेशंस करे हैं, तो आपको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। एंड वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में घुसने के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है जो कि आपको पास करना है। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का फ़ायदा ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, लेटेस्ट जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल रहती है, उसकी कोई रोक टोक नहीं रहती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने पेशेंट्स को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, बिना पैसों के बारे में सोचे, पेशेंट्स आपके अच्छे इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा इंश्योर होके आते हैं, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आप बहुत खुश रहेंगे एंड आपको वहाँ पे ये सब करने को मिलेगा। कौन से कॉन्स है, कौन से कैच है जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लाइफ के साथ आते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जॉब कोई परमानेंट नहीं है। आपको हमेशा इस स्ट्रेस में रहना पड़ता है कि कल को कोई और डॉक्टर आ जाए जो कि आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, आपसे कम सैलरी ले रहा है या आपसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो हो सकता है वो आपकी जगह ले ले। तो कहने का मतलब कि ये जॉब को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आपको हमेशा एक तरीके के स्ट्रेस के अंदर रहना पड़ता है, आपको हमेशा परफॉर्म करना पड़ता है, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। उसी के साथ जनरली ये हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है वो एडमिन्स चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, एंड हो सकता है कि उनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट मैच ना करें। उनका काम है हॉस्पिटल के पैसे बचाना, एम्प्लॉयज़ को एक लिमिटेड सैलरी में रखना, कम सैलरी देना, जिससे कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ पाए। हो सकता है वो चाहें कि आप उनकी मार्केटिंग के प्रमोशन वाले एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका फ्रीडम थोड़ा कम हो जाता है। एक और चीज़ जो मैंने पिछले पॉइंट में भी कही थी कि यहाँ पर भी जो पेशेंट्स हैं वो आपके लिए नहीं आते हैं, वो हॉस्पिटल की ब्रांड देख के आते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फेमस डॉक्टर बनना जो है वो काफ़ी लंबा रास्ता होता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फेमस डॉक्टर हैं, यानी कि आपने सच में अपने आप को प्रूव किया है, वरना जनरली स्पेशली जो बिगिनर डॉक्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अनजान डॉक्टर की तरह काम करते हैं। लोग जो पेशेंट हैं वो आते हैं हॉस्पिटल की ब्रांड और उसकी सर्विसेज और उसकी जो वैल्यू है वो देखकर। तो आपका पर्सनल उसमें जो कह सकते हैं पॉपुलैरिटी है या आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो पेशेंट तक नहीं पहुंच पाती है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि ना आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से सैलरी ले रहे हैं, ना आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सैलरी ले रहे हैं, आप अपने दम पे अपनी इनकम कमाना चाहते हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस। एंड प्राइवेट प्रैक्टिस वैसे ऑनेस्टली कहा जाए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो टाइम टू इनकम का जो रेशियो है, जो वैल्यू फॉर टाइम है, वो सबसे ज़्यादा होती है प्राइवेट प्रैक्टिस में। यानी कि कम से कम समय में आप मैक्सिमम पेशेंट्स देख सकते हैं एंड आपकी जो इनकम आएगी आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करनी होगी, किसी हॉस्पिटल के साथ या किसी और चीज़ के साथ। तो ओवरऑल आपकी इनकम ज़्यादा होगी, प्लस आपके पास पूरी फ्रीडम है ये डिसाइड करने का कि आप कैसे ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। आपके सर पे कोई बैठा नहीं है जो डिसाइड कर रहा है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिसाइड द ट्रीटमेंट व्हाट यू वांट टू गिव। आपको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देना है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट देना है, कोई नया तरीके की चीज़ आपको ट्राई करनी है, तो सारी फ्रीडम आपको प्राइवेट प्रैक्टिस द्वारा मिलती है। एक और चीज़ जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं तो पेशेंट्स आप को मिलने आते हैं, वो डॉक्टर को इंपॉर्टेंस देते हैं। आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे आपके पेशेंट्स जनरली आपको वहाँ फॉलो करेंगे, बिकॉज
वो चाहते हैं कि आप उनको ट्रीट करें, ना कि इस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि हॉस्पिटल का नाम क्या है एंड ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है। तो ये सुनने में अगेन जैसा मैंने बोला बहुत ही परफेक्ट सी सिचुएशन लग रही है कि आप पॉपुलर भी हैं, पेशेंट्स आपको जानते भी हैं और आप कॉम्पिटेंट भी हैं एंड कम से कम टाइम भी आप दे रहे हैं अपने प्रोफेशन को, फ्री टाइम भी आपके पास है, उसको आप अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं ना, आपकी इनकम जो है वो भी ठीक ठाक ही हो रही है। बट इसके भी कुछ नुकसान हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस की इन माय ओपिनियन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर हो, इस चीज़ को आप फेक नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको डेवलप करना पड़ता है, आपको जी जान लगा के चाहे जैसे भी अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ता है कि लोग जो है, जो पेशेंट्स हैं, वो आपको ना कि सिर्फ सुने समझें, बट वो ये फील कर पाए कि यस आप उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी तरह की एक्टिंग करनी है, आपको कोई स्वीट टॉक करना है, किसी को उल्लू बनाना है, नहीं। यू हैव टू बी जेन्युइनली कॉम्पिटेंट टू मेक योर नेम एज एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर। तो इस चीज़ में समय लगता है, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक्सपीरियंस एक्सपोजर लगता है, ट्रेनिंग में जाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, हो सकता है आपको अपना सेटअप बनाना पड़े, इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसे खर्च करने पड़े। तो इट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ द मोस्ट आइडियल सिचुएशन टू बी इन माई ओपिनियन। तो सबसे पहला कौन अगर एक तरीके का है तो ये है कि मेहनत बहुत है और समय लगता है। दूसरी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करना इतना सिंपल नहीं है कि आप बस पेशेंट को देखिए, आपने अपनी ट्रीटमेंट किया और बस आपने अपनी इनकम ले ली, अपनी फ़ीस ले ली। उसी के साथ आपको और भी चीज़ें आनी चाहिए, आपको चीज़ें नेगोशिएट करना आना चाहिए, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इसको जॉब से कंपेयर करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में जब आप जॉब करते हैं तो पेशेंट्स आपका वेट कर रहे होते हैं, पेशेंट्स ऑलरेडी आपके ओपीडी तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में हो सकता है आपके स्ट्रगलिंग फेज में आप खाली ओपीडी में बैठे रहें घंटों घंटों और पूरे दिन में एक आधा 2 पेशेंट देखें, या हो सकता है कोई भी पेशेंट ना देखें। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, जिससे कि आप अपने बात को अच्छे से पेशेंट तक, किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा पाओ। साथ ही में आपको मार्केटिंग की स्किल्स आनी चाहिए, लोग आपको जानेंगे कैसे, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। आपको अगर अपना खुद का हॉस्पिटल बनाना है तो आपको चीज़ें खरीदनी, चीज़ें बनवानी, नेगोशिएट करनी आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करें, सामान कैसे खरीदे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉन मेडिकल स्किल्स जो कि आपको कॉलेज में कोई नहीं बताता, ये सारी भी ज़रूरी हो जाती हैं अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी नॉन मेडिकल एसेंशियल स्किल्स भी हैं जिनके बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि होनी चाहिए अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कि लोग आपके पास आए। कि इनकम स्टेडी नहीं होती है, हो सकता है कि आपने बहुत पेशेंट देख लिए तो आपकी कोई महीने बहुत इनकम हो गई, हो सकता है कि कोई महीने आप पेशेंट नहीं देख पाए या आप छुट्टी चले गए तो आपकी इनकम कम भी हो सकती है। मैं कहता हूँ एक तरीके से आपको स्ट्रेस भी आ सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनसे ये स्ट्रेस नहीं हैंडल किया जाता है एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। ऐसा कोई लिखित रूल नहीं है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो ही आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे, आप बाकी और तरीके से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका करियर ख़त्म होने आ गया या आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। द पॉइंट इज़ कि आपको चूज़ करना है कि आप कौन से चीज़ में अच्छे हैं, किस किस्म का स्ट्रेस आप ले सकते हैं, किस किस्म का स्ट्रेस आप नहीं ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ कीजिए। एक चौथा ऑप्शन जो कि मैंने डिस्कस किया था वो ये था कि अगर आप करियर स्विच करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अगर आप डॉक्टर की जगह कोई और चीज़ करना चाहते हैं अपनी मेडिकल डिग्री के बाद तो आपके पास मोटा मोटा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली 3 या 4 ऑप्शंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक है उसमें से मैनेजमेंट, बहुत सारे डॉक्टर्स बाद में MBA करते हैं एंड फिर वो मैनेजर्स बन जाते हैं हॉस्पिटल्स के। सेकंड इज़ कोई स्टार्टअप या तो शुरू कीजिए या तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि एक तरीके से वो बिजनेसमैन, न्यू एज बिजनेसमैन जैसे हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है जो कि आजकल काफ़ी यूज़फुल है, बायोटेक्नोलॉजी है जो कि आजकल काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी फ्लरिशिंग करियर ब्रांच है, या फिर रिसर्च रिलेटेड ऑप्शंस हैं इंडिया में, अब्रॉड। इनके ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, अगेन आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैं इनको कहूँगा कि ये कोई ब्रिज ऑप्शंस है जहाँ पे कि आपकी मेडिकल डिग्री यूज़ भी हो रही है एंड बट आप जो है वो नॉन मेडिकल काम भी कर रहे हो। तो एज सुन एज यू स्टेप इनटू द नॉन मेडिकल कैटेगरी, जैसे ही आप नॉन मेडिकल कैटेगरी में आ जाते हो, नॉन मेडिकल जॉब्स के जितने भी
जो क्राइटेरियाज हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आप पे अप्लाई होने लगते हैं। आपका पैकेज कैसे डिसाइड होगा ये आपको सोचना पड़ेगा, प्रमोशन कैसे करवाया जाए ये सोचना पड़ेगा, एचआर से कैसे बात करी जाए ये सोचना पड़ेगा, दूसरी कंपनी वाला जॉब दे रहा है, वैकेंसी है, अप्लाई करूँ नहीं करूँ ये आपको सोचना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा कि नहीं ये सोचना पड़ेगा। तो जो नॉन मेडिको वाली लाइफ होती है उन जॉब्स में जो क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं तुरंत आप पे वो अप्लाई होने लगेंगे एज सुन एज यू स्विच योर करियर फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू अ नॉन मेडिको। तो द क्लोजिंग एडवाइस वुड बी टू नॉट कीप योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत ही ट्रेडिशनल विजडम है, पुराने ज़माने से लोग कहते आ रहे हैं, मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका इन माय ओपिनियन, या जैसे बाकी सीनियर्स से मैंने देख के सीखा है, वो यही होगा कि आप अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कीजिए एंड जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसमें ज़्यादा समय दीजिए एंड जो आप कम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं उनको कम समय दीजिए। फॉर एग्जांपल आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में रह सकते हैं, आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी अटैच रह सकते हैं एंड साइड बाय साइड आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपसे प्राइवेट प्रैक्टिस का उतना स्ट्रेस नहीं झेला जाता तो आपकी एक छोटी सी क्लिनिक होगी। अगर आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की इतनी इंटरफियरेंस भी नहीं पसंद है तो आप वहाँ पे विजिटिंग कंसल्टेंट बन जाएंगे। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की रिलैक्सेशन की स्टेबल इनकम पसंद है तो आप वहाँ पे एक फुल टाइमर व्यक्ति की तरह जॉब कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस को टेढ़ा भी उल्टा भी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए जा सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ग्लैमर पसंद है तो आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बने हुए हैं तो हो सकता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस आपको सूट करती हो, आप उतना स्ट्रेस लेना सीख गए हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हुई है, आपको एक मोटा एक अंदाज़ा आ गया है कि इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ योर करियर में आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं कोई बहुत सीनियर नहीं हो गया हूँ, मैं भी चीज़ें सीख ही रहा हूँ, बट आई थॉट कि ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि शुरुआत में अगर किसी ने मुझे बताई होती तो मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स जो मैं आपको बता सकता हूँ, एनीथिंग एल्स आई कैन टॉक टू यू, आई कैन हेल्प यू विद, let me know in the comments down below and like, share, subscribe, share it with your friends, help them as well. I will see you very soon in the next video.